Chapter number 6 of your micro, that is production function. अब बेटा इस चैप्टर से दो क्वेश्चंस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन 6 नंबर तक में आ सकता है और उसके अलावा रीजंस ऑफ द लॉ, आईआरएफ और डीआरएफ के रीजंस, ये भी 6 नंबर तक में आ सकते हैं. नहीं, प्रोडक्शन फंक्शन. अब बेटा ये चैप्टर स्टार्ट होता है विद द डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन का मतलब होता क्या है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. डेफिनेशन 3 शब्दों की है लेकिन मीनिंग बहुत ब्रॉड है. कोई भी ऐसी चीज जो सामने वाले की बॉन्ड सेटिस्फाई करने की ताकत रखती है, अगर तुम वो कर रहे हो तो उसे प्रोडक्शन कहा जाएगा. मतलब सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन प्रोडक्शन नहीं है, सर्विस का प्रोडक्शन भी प्रोडक्शन ही कहलाता है. ओके. इफ यू आर गिविंग अ सर्विस टू समवन एल्स, तुम एक लॉयर हो, तुम सामने वाले के लिए केस लड़ रहे हो, तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर गिविंग अ सर्विस, यू आर क्रिएटिंग यूटिलिटी फॉर दैट अदर पर्सन, और इसलिए ये भी क्या है? प्रोडक्शन है. ठीक है. अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? इट्स अ फंक्शनल या टेक्निकल रिलेशन बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट. ध्यान देना, फंक्शनल या टेक्निकल रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, मनी रिलेशन स्टैब्लिश नहीं किया जा रहा है. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, फिजिकल इनपुट और आउटपुट की बात हो रही है, यानी कि यूनिट्स के टर्म्स में बात होनी चाहिए, रुपए के टर्म्स में बात नहीं होगी. अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. अगर मैं तुमको बोलती हूँ कि 5 लाख की मशीन प्लस 2 लाख का लेबर मिलके 10 लाख रुपए के बराबर का प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या ये प्रोडक्शन फंक्शन है? आंसर इज नो. इनपुट और आउटपुट की बात हुई लेकिन मनी के टर्म्स में बात हुई, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन नहीं है. वी आर नॉट स्टैब्लिशिंग मनी रिलेशन. लेकिन अगर मैं तुमको बोलती हूँ 10 लेबर और 2 मशीन, 2 कैपिटल, के इज द सिंबल फॉर कैपिटल, 2 कैपिटल मिलके 1000 यूनिट बना रहे हैं, क्या ये प्रोडक्शन फंक्शन है? हाँ, ये प्रोडक्शन फंक्शन का एग्जाम्पल है. इनपुट, कितने यूनिट ऑफ इनपुट से कितना आउटपुट इन टर्म्स ऑफ यूनिट बनेगा. ठीक है, ये प्रोडक्शन फंक्शन है. अब भले ही 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, लेकिन हम जब भी प्रोडक्शन की बात करते हैं हम मेनली 2 को लेते हैं. एक है लेबर और दूसरा है कैपिटल. कैपिटल का मतलब है यहाँ पे मशीन. ठीक है. अब सुनो, 2 तरह के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं. सबसे पहला है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन जिसमें सारे फैक्टर्स सेम प्रपोर्शन में वैरी करते हैं. मतलब तुमको पता लग गया है कि एक मशीन पे 2 लेबर इज द बेस्ट रेशियो, तो 2 मशीन पे कितने लगाओगे तुम? 4. 3 मशीन पे कितने लगाओगे? 6. और इसीलिए इसका नाम दूसरा जो पड़ा वो है लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिक्स्ड प्रपोर्शंस. तीसरा ही नाम इसका पड़ा है रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं मशीन भी चेंज कर पा रही हूँ, मशीन और लेबर दोनों चेंज हो सकता है, तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं पहले एक ही मशीन इंस्टॉल की हुई थी तो मैं शायद 5000 यूनिट बना पा रही थी. जैसे ही मैं 2 मशीन पे गई, मेरी कैपेसिटी या स्केल ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज हो गया. अब मेरी इंडस्ट्री के पास या मेरी फैक्ट्री के पास 10,000 यूनिट बनाने का कैपेसिटी है, और इसीलिए इसको बोला जाता है रिटर्न्स टू स्केल, बिकॉज यहाँ पे स्केल ऑफ प्रोडक्शन पूरा पूरा ही चेंज हो जाता है. एम आई क्लियर? लेकिन दूसरा तरह का लॉ है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जो कम है, और इसलिए यहाँ पे कुछ फैक्टर्स फिक्स है एंड कुछ हैं वेरिएबल. अगर ऐसा है तो एक मशीन ही है तुम्हारे पास, तो एक मशीन पे 1 लेबर, एक मशीन पे 2 लेबर, एक मशीन पे 3 लेबर, एक मशीन पे 4 लेबर, मीन्स यू आर इन अ पोजिशन टू चेंज व्हाट? लेबर. लेकिन मशीन फिक्स है. ठीक है. यहाँ पे प्रपोर्शन बिटवीन द फैक्टर्स कीप्स ऑन चेंजिंग. मैं आइडियल फैक्टर रेशियो रख ही नहीं पा रही हूँ ना, मैं मशीन चेंज ही नहीं कर सकती. इसलिए क्योंकि रेशियो बिटवीन द फैक्टर्स इज चेंजिंग, इसका दूसरा नाम पड़ा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस. और इसी का एक और नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर. अ फैक्टर यानी कि यहाँ पे एक ही फैक्टर चेंज होने की वजह से ये लॉ ऑपरेट हो रहा है. कौन सा लॉ? लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन. यहाँ पे एक ही फैक्टर कौन सा चेंज हो रहा है? पूरे टाइम एक ही फैक्टर चेंज हो रहा है बेटा, दैट इज लेबर. मशीन तो पूरे टाइम कांस्टेंट ही है. एम आई क्लियर?
कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, देयर आर थ्री प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। कौन से हैं वो तीन कॉन्सेप्ट? सबसे पहला है टीपी, जितना टोटल आउटपुट बन रहा है, सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय मेकिंग यूज ऑफ ऑल अवेलेबल इनपुट। सारे इनपुट यूज करके, सारा लेबर, सारा मशीन यूज करके जितना टोटल आउटपुट बनेगा, दैट इज टीपी। ओके, टीपी का फॉर्मूला क्या है? ये तो तुमको अब याद ही हो जाना चाहिए, समेशन ऑफ एमपी। और दूसरा फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रोडक्ट इनटू व्हाट? एल का मतलब है यहाँ पे यूनिट्स ऑफ लेबर। लेबर की यूनिट मल्टीप्लाई होती है, मशीन की नहीं। मशीन तो चेंज ही नहीं हो रही है। तुम्हारे सिलेबस में केवल शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कवर्ड है, लॉन्ग रन को डिटेल में कवर नहीं किया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो यूनिट चेंज हो रही है वो लेबर की यूनिट है, इससे हमेशा लेबर की यूनिट से इंटू होगा। दूसरा है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जब मैं टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ लेबर से डिवाइड कर देती हूँ, दैट इज द वे यू कैलकुलेट एवरेज। कैसे निकलता है? आउटपुट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट पे कितना आउटपुट बन रहा है, उसे बोला जाता है एवरेज। एंड फाइनली मार्जिनल प्रोडक्ट। एडिशनल यूनिट जितनी बनती है बिकॉज ऑफ एवरी एडिशनल वेरिएबल फैक्टर। कृपया ध्यान दें यहाँ पे, और मार्जिनल दोनों में जो टर्म यूज हुआ है वो वेरिएबल इनपुट है। क्यों? क्योंकि एवरेज में भी तुम डिवाइड करते हो बाय लेबर, और वही वेरिएबल फैक्टर है अपने केस में। और यहाँ पे टीपीएन माइनस वन, या फिर चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन एल, जो दूसरा फॉर्मूला है ऑफ एमपी। अब तुमने ये मार्जिनल यूटिलिटी में भी पढ़ लिया है, मार्जिनल रेवेन्यू में भी पढ़ लिया है, सेम फॉर्मूला अप्लाइज फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि एडिशन टू द आउटपुट इज मेनली बिकॉज मशीन तो फिक्स ही है। जितना भी एक्स्ट्रा आउटपुट बन रहा है वो बन ही रहा है बिकॉज ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और इसीलिए डेफिनेशन क्लैरिफाई करती है कि भैया जितना भी एक्स्ट्रा आउटपुट बन रहा है ड्यू टू एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ व्हाट? वेरिएबल इनपुट, उसे बोला जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट। Coming on to next, that is law of variable proportions. What is law of variable proportion? अब इसके लिए ये तीनों बेसिक समझना इंपॉर्टेंट है। और ये लॉ क्या बोलता है? जब जब आप एक फिक्स फैक्टर पे यानी मशीन पे इनिशियली लेबर को ऐड करोगे, तो आपका आउटपुट काफी स्पीड से बढ़ेगा। लेकिन एक हद के बाद आप मशीन चेंज किए बिना और लेबर उसी पे डालते जा रहे हो, तो एक हद के बाद आपका आउटपुट इंक्रीज होगा एट डिक्रीजिंग रेट, एंड फाइनली गिरने लग जाए। ठीक है, क्योंकि आप मशीन चेंज नहीं कर रहे हो। ठीक है, दैट इज द लॉ। अब ये लॉ बोलता क्या है, इसको लेते हैं। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ मशीन, और इस मशीन पे आइडियली 1:3 इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। एक मशीन पे 3 लेबर होना चाहिए। अब इस मशीन पे तुमने एक ही लेबर लगाया है, वो एक लेबर टोटल एक यूनिट बना पाता है, तो टोटल आउटपुट कितना हो गया? एक ही रहा। अगर तुमने सोचा कि आउटपुट बहुत कम आ रहा है और एक और लेबर लगा दिया, एक मशीन पे 2 लेबर हो गए, वो दूसरे लेबर के आने के बाद आउटपुट बढ़ गया 2 यूनिट से, तो तुम्हारा टोटल आउटपुट कितना हो गया? 1+2 दैट इज 3। तुम्हें लगा कि बढ़िया आउटपुट बढ़ रहा है, एक और लेबर इंट्रोड्यूस किया जाए। तुमने एक मशीन पे कितने लेबर कर दिए? 3। तीसरा लेबर आ चुका है। तीसरे लेबर के आने के बाद 3 यूनिट से आउटपुट बढ़ा। बेटा आइडियल फैक्टर रेशियो यही था, एक मशीन पे आइडियली 3 लेबर होने चाहिए थे। तुम्हारा टोटल आउटपुट कितना हो गया? अभी तक 3 यूनिट तो बनी रही थी, टोटल 3 और बनने लग गई, तो टोटल हो गया 6। तुमने सोचा बढ़िया आउटपुट बढ़ते जा रहा है, एक और लेबर बढ़ाया जाए। तुमने एक मशीन पे लगा दिए 4 लेबर। चौथे लेबर के आने के बाद क्या हुआ? बेटा वो लेबर भी कभी कभी काम आ जाता था जब दूसरे लेबर लीव पे होते थे, तो दैट इज वाई एमपी गिरना तो स्टार्ट हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारा टोटल आउटपुट तो अभी भी बढ़ ही रहा है। 6+2 8। तुमने सोचा आउटपुट तो बढ़ ही रहा है, एक और लेबर को डालते हैं। एक मशीन पे डाले 5 लेबर। अब वो लेबर इतना ज्यादा नहीं बना पा रहा है, उसका एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन आ रहा है केवल 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। टोटल आउटपुट कितना हो गया? 8+1 9। तुम भी हद ही कर रहे हो, एक और लेबर घुसा दिया तुमने, एक मशीन पे आ गए 6 लेबर। आउटपुट कितना? 0। वो एक्स्ट्रा लेबर का कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं आ रहा है, तो टोटल आउटपुट क्या चेंज हुआ? पहले भी 9 ही था, अभी भी कितना है? 9।
अगर इसके बाद भी तुमने हद कर दिया और एक और लेबर घुसा दिया, क्योंकि तुम मशीन चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो तुम सोच रहे हो लेबर ही बढ़ाते हैं। एक मशीन पे 7 लेबर अगर घुसा दिए हैं, तो बेटा एक्स्ट्रा आउटपुट तो दूर की बात है, जो बना हुआ है वो भी बिगड़ रहा है। ओके। एडिशनल आउटपुट इज -1, तो टीपी कम हो जाएगा। 9 - 1 गिव्स यू 8। अगर इसमें मैं तुमको बोलती हूँ कि एवरेज प्रोडक्ट निकाल के दो, हाउ विल बी कैलकुलेट? टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। 1/1, 3/2, 1.5, 6/3, that is 2, 8/4, then 9/5, 1.8, 9/6, 1.5, 8/7, 1.1। क्वेश्चन फॉर यू। जब एमपी बढ़ता है पहली यूनिट से लेके तीसरी यूनिट तक, तो क्या टीपी भी बढ़ रहा है? हाँ। फर्क यह है कि जब एमपी बढ़ता है तो टीपी बढ़ता है कैसे? इंक्रीजिंग रेट पे। हमेशा ध्यान रखना, रेट इज डिसाइडेड बाय द बिहेवियर ऑफ एमपी। ठीक है। तो पहला पॉइंट ऑफ रिलेशन क्या होगा? जब एमपी बढ़ेगा तो टीपी बढ़ेगा एट इंक्रीजिंग रेट। बेटा ये पहली स्टेज होती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, जिसे बोला जाता है IRF। फुल फॉर्म क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। लेकिन कौन सी यूनिट से कौन सी यूनिट तक एमपी गिर रहा है? थर्ड से लेके 6 यूनिट तक एमपी गिरता है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव है। एमपी गिरता है तो बताओ कि टीपी भी गिर रहा है? नहीं, टीपी अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन टीपी बढ़ेगा कौन से रेट पे? डिक्रीजिंग रेट पे। ये स्टेज कौन सी कहलाएगी? DRF। जब एमपी गिरता है लेकिन पॉजिटिव है और टीपी बढ़ता है एट अ डिक्रीजिंग रेट। जब एमपी 0 होगा तो टीपी होगा मैक्सिमम। क्यों मैम, क्यों? यहाँ पे भी तो मैक्सिमम है बेटा। ये वाली सिचुएशन को हम मैक्सिमम इसलिए नहीं मानते बेटा, अगर इसके बाद भी 0.5 होता तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे 9.5 हो जाता। ठीक है। एंड दैट इज वाई जब ये 0 होता है तब ये पक्का हो जाता है कि इसके बाद अब ये बढ़ेगा नहीं। या तो ये कांस्टेंट रहने वाला है या फिर ये गिरेगा ही। ओके। एंड दैट इज वाई 0 वाली सिचुएशन को ही हमेशा मैक्सिमम माना जाता है। फाइनली टीपी गिरता कब है? केवल एक ही बार टीपी गिरेगा, और वो कब है? जब एमपी हो जाता है क्या? नेगेटिव हो जाता है। ठीक है। तो ये स्टेज को क्या बोलते हैं? NRF। फुल फॉर्म क्या है? नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एम आई क्लियर? 6 से 7th यूनिट के बीच में चल रहा है NRF, नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। नाउ लिसन, अगर मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की डेफिनेशन देखूं, तो डेफिनेशन में ही ये सारे पॉइंट्स हैं। व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि क्या? लेबर आर कंबाइंड विद अ फिक्स्ड फैक्टर, यानी कि मशीन, देन शुरू में इनिशियली एमपी इंक्रीजेस, एमपी बढ़ता है, ड्यू टू विच टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। एंड इवेंचुअली थोड़े टाइम बाद एमपी गिरने लग जाता है, ड्यू टू विच टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। एंड फाइनली क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। एम आई क्लियर? ठीक है। अब अगर तुम एमपी और एपी का रिलेशन देखो, देखो यहाँ पे एमपी और एपी का, बताओ स्केड्यूल के हिसाब से। जब एपी गिर रहा है, सॉरी एपी जब बढ़ रहा है पहली यूनिट से लेके चौथी यूनिट तक, तो एमपी एपी से बड़ा है या एपी एमपी से बड़ा है? कैन यू सी? एमपी पूरे टाइम बड़ा है इन कंपैरिजन टू एपी। हाँ, वो भी पॉइंट ऑफ रिलेशन है। एमपी एपी से कब बड़ा होता है? जब एपी बढ़ता है। जब एपी कांस्टेंट होता है तो एमपी और एपी बराबर हो जाते हैं। जब एमपी एपी बराबर कब हो जाते हैं? जब एपी कांस्टेंट है और एपी उसके मैक्सिमम पे है। बेटा एमपी का मैक्सिमम तो पहले ही आ गया है, 3। एपी एमपी तब बराबर है जब एपी उसके मैक्सिमम पे है। ठीक है, और कांस्टेंट भी है। फाइन। फाइनली जब एपी गिरता है, एपी गिरता है तो एपी एमपी से बड़ा होता है या एमपी एपी से बड़ा होता है? एपी बड़ा है बेटा एमपी के कंपैरिजन में। एमपी तो इनफैक्ट नेगेटिव भी जा चुका है। यही चौथा पॉइंट ऑफ रिलेशन है।
एमपी तो नेगेटिव भी हो जाता है लेकिन एपी कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगर इन पॉइंट्स ऑफ रिलेशन को अपन ग्राफिकली देखें, सबसे पहले रिलेशन बिटवीन एमपी एंड टीपी, कैन यू सी? जब तुम इसे ग्राफिकली प्लॉट करोगे, एमपी अपन ने लिया है नीचे और टीपी लिया है ऊपर। जब एमपी बढ़ेगा तो टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, जब एमपी गिरेगा तो टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट। ध्यान रखना बेटा, ये शेप चेंज हो रहा है टीपी का। पहले बल्ज इन है, अंदर की तरफ है थोड़ा, और फिर ऊपर की तरफ उठ गया है। ठीक है। मैंने तुमको बोला था इसको याद रखना, इट्स लाइक नेक ऑफ अ पिकॉक। ठीक है, लिख के नहीं आना है ये, लेकिन ऐसे याद रखना है इस तरह से। फाइनली जब एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी गिरने लग जाता है। तो पहला स्टेज का मार्किंग करते हैं। ये कौन सा स्टेज है? IRF। जब तक एमपी बढ़ रहा है, टीपी इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट। बेटा, जिस पॉइंट पे एमपी मैक्सिमम पे होता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टीपी पे पॉइंट आता है उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का डेफिनेशन पूछे तो यहाँ पे क्या होगा? टीपी का स्लोप चेंज हो रहा है। दिस द पॉइंट एट विच स्लोप ऑफ टीपी चेंजेस। क्यों? क्योंकि इसके पहले टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट और इसके बाद टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। फाइनली जब एमपी गिरता है तो टीपी बढ़ता है एट अ डिक्रीजिंग रेट। एमपी जब नेगेटिव हो जाता है तो टीपी गिरता है। ये स्टेज है एनआरएफ और ये बीच की स्टेज कहलाती है डीआरएफ। एमपी जब जीरो होता है तो टीपी मैक्सिमम होता है। रिलेशन में ये एडिशनल पॉइंट लिखना है। कमिंग ऑन टू रिलेशन, सॉरी, रीजंस फॉर आईआरएफ, एनआरएफ एंड डीआरएफ। बेटा, डीआरएफ और एनआरएफ का रीजन सेम ही होता है। तो तुमसे डीआरएफ का रीजन पूछें या एनआरएफ का रीजन पूछें, सेम ही आंसर होगा। आईआरएफ का रीजन क्या है? शुरू में ऐसा क्यों होता है जब एक मशीन पे एक लेबर, दो लेबर, तीन लेबर डाले तो एमपी क्यों बढ़ा? बिकॉज इट रिजल्टेड इनटू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। तुम्हारी मशीन बेटर यूज होने लग गई। डिविजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन मतलब क्या? हर एक पर्सन अपना अपना काम एक्सपर्टीज से करने लग गया था। एक इनपुट मैनेज कर रहा था, एक प्रोसेस, और तीसरा आउटपुट। ठीक है। एंड फाइनली बेटर कोऑर्डिनेशन। फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर के बीच का बेस्ट रेशियो यही था। इट रिजल्टेड इनटू बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू। एक हद के बाद डीआरएफ और एनआरएफ क्यों ऑपरेट होने लग गया? क्योंकि बिल्कुल उल्टा बेटा, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर का ऑपोजिट हो जाएगा फिक्सिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। अनफॉर्चुनेटली तुम मशीन चेंज नहीं कर पा रहे हो, इसलिए उसी फिक्स फैक्टर पे जरूरत से ज्यादा वेरिएबल फैक्टर्स डल गए। पुअर कोऑर्डिनेशन। आइडियल फैक्टर रेशियो अगर डिस्टर्ब करोगे तो कोऑर्डिनेशन इश्यूज आएंगे फिक्स फैक्टर और वेरिएबल के बीच में। लास्टली, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक दूसरे के अच्छे सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। तुम पूरी प्रोसेस में केवल ये कोशिश कर रहे हो कि क्योंकि तुम नई मशीन नहीं लगा सकते, तुम लेबर बढ़ा बढ़ा के प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन लेबर इज नॉट अ गुड सब्स्टिट्यूट टू मशीन। जहां मशीन लगानी पड़ेगी वहां मशीन ही लगानी पड़ेगी, लेबर से काम नहीं चलेगा। एम आई क्लियर? एंड दैट इज वाई डीआरएफ या एनआरएफ ऑपरेट। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन एमपी एंड एपी। ये जस्ट अपन ने देखा है स्केड्यूल की मदद से। अब डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। जब डायग्राम बनाओगे तो एमपी एपी सेम ग्राफ पे ले लेना। उठ के जो नीचे जा रहा है और नेगेटिव एक्सेस पे भी जा रहा है, वो एमपी है। और फिर एमपी के नीचे से जो निकलता है, मैक्सिमम पे कटता है और फिर उसके ऊपर चला जाता है, वो एपी है। पहला पॉइंट ऑफ रिलेशन तुमने स्केड्यूल में देखना है। अब डायग्राम में, जब एपी बढ़ता है, जब एपी बढ़ता है, कौन किससे बड़ा है डायग्रामेटिकली? एमपी ऊपर है और एपी नीचे है, तो एमपी इज ग्रेटर देन एपी। जब एपी गिरता है तो एपी ऊपर हो गया, एमपी नीचे चला गया। एमपी इज लेस देन एपी, मतलब एपी इज ग्रेटर देन एमपी। ये दोनों बराबर कब होते हैं? जब एपी कहाँ है? मैक्सिमम पे। बेटा कैन यू सी, एमपी का मैक्सिमम तो पहले ही आ गया है, एपी उसके मैक्सिमम पे होता है इस पॉइंट पे। एमपी नेगेटिव हो सकता है लेकिन एपी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है। अरे हाँ, ओके। मैंने तुमको इसका सिंपल तरीका बताया था याद रखने का। क्या है वो तरीका? कि
हमेशा बढ़ते टाइम मार्जिनल वाली चीज बड़ी होती है, भले वो रेवेन्यू हो, वो कॉस्ट हो या प्रोडक्शन हो। क्यों? क्योंकि मार्जिनल जल्दी बढ़ता है और जल्दी घटेगा, क्योंकि वो केवल एडिशनल यूनिट लेता है। लेकिन एवरेज सबका एवरेज लेके चल रहा है, तो वो धीरे बढ़ता है, तो वो गिरता भी धीरे ही है। क्योंकि वो धीरे गिरता है, तो गिरते टाइम हमेशा एवरेज बड़ा होता है, भले वो एवरेज रेवेन्यू हो, एवरेज प्रोडक्ट हो, एवरेज कॉस्ट हो। दिस इज द इजिएस्ट way to remember this. Am I clear? Coming on the last topic of this chapter, assumptions and postponement of the law. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कुछ assumption पे चलता है। पहला assumption क्या है? टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। ये तो मशीन आप ला ही नहीं रहे हो, नहीं टेक्नोलॉजी चेंज होगी नहीं। नेक्स्ट, रेशियो बिटवीन फैक्टर्स कैन बी चेंज। बेटा नाम में ही लिखा है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर आप रेशियो बिटवीन फैक्टर्स फिक्स रखना चाहते हो तो सॉरी, ये लॉ नहीं लग पाएगा। होमोजेनस यूनिट्स, जितने भी तुमने लेबर लेबर लगाए थे ना, 1 2 3 4 5 6 7, सब सेम है इन टर्म्स ऑफ देयर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज। क्योंकि अगर उनकी स्किल चेंज हो जाएगी तो ये लॉ ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर पहला वाला ज्यादा स्किलफुल है सेकंड वाले के कंपैरिजन में, तो पहला वाला ही ज्यादा आउटपुट बना देगा सेकंड वाले के कंपैरिजन में। ओके, तो ये लॉ ऑपरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ फैक्टर रेशियो का डिस्टर्बेंस, नॉट बिकॉज ऑफ स्किल लेवल का चेंज। लेबर सारे एक जैसे हैं, ये हम मानेंगे। ओके, ये लॉ को तुम पोस्टपोन कर सकते हो अगर तुम शॉर्ट रन में हो, तो अवॉइड नहीं किया जा सकता, पोस्टपोन कर सकते हैं। कब? जब टेक्नोलॉजी अपडेट हो जाती है। ठीक है, एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि टेक्नोलॉजी पहले तो तुमने कांस्टेंट ही मानी है, ठीक है, लेकिन आई हैव गिवन यू एग्जांपल कि तुम्हारे एंड्रॉइड फोन्स में भी अपडेट आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से तुम शायद उसे और थोड़े टाइम तक यूज कर सकते हो विद बेटर फीचर्स। ओके, तो दिस इज एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। एंड लास्टली, अगर तुम्हें कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाता है फिक्स फैक्टर का, तो तुम इस लॉ को पोस्टपोन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ओके, इसके साथ ये चैप्टर होता है खत्म। बोलो।